चलिए, स्वागत है आप सभी का उड़ान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एमसीक्यू जो है सीरीज वो चल रही है, तो उसका हम दूसरा एमसीक्यू टेस्ट देख रहे हैं जो कि सेकंड नंबर का है। तो यदि जो बच्चे एमपी टैट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 की, तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड को या फिर जिनको इसकी ज़रूरत है, वो एमसीक्यूज़ को ज़रूर लगाएँ, क्योंकि अब इतना वक़्त नहीं बचा हुआ है कि आप उसको बेसिक से पढ़ें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो अपने एमसीक्यू जो अपने एमपीटैट वर्ग 3 में आने की संभावनाएं अधिक हैं, या किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, अगर हम देखा जाए तो उस तरीके की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। और इससे क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो भी समझ में आएंगे, और कैसे प्रश्न लगते हैं वो भी आपको समझ में आएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज अपने पास कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न है और कैसे सॉल्व करना है। तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, एक बढ़िया सी खाली एक कॉपी और पेन लेकर बैठो, आराम से देखो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। एग्जैक्टली पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस भी आता है। तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। शी राइट्स अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर। इसका आंसर क्या होगा भाई? तो देखो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप सभी को पता है क्या होते हैं। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं अपने, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करने के लिए सबसे पहले आना चाहिए टेंस का बेसिक पार्ट, पोर्शन। और टेंस का जो बेसिक पोर्शन है वो क्या होता है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, दैट मीन जो 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं अपने टेंस के, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, यदि वो आपको आते हैं तो ये आप एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक मैं टेक्निक बता रहा हूं, आप ध्यान रखना, ठीक। सबसे पहले जो दिया हुआ प्रश्न है उसकी मार्किंग करनी है, क्योंकि यहाँ तो उन लोगों ने कह दिया है कि इसका पैसिव बनाना है। मतलब इसका पैसिव बनाना है तो ये किस में दिया होगा, एक्टिव में। हमेशा ध्यान रखना कि जो एक्टिव होता है ना, उसमें आगे जो होता है वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट। और जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है बेटा ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, क्योंकि एक्टिव में आगे सब्जेक्ट होता है, पीछे ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है और सब्जेक्ट चला जाता है पीछे। तो ये हो गया, अपन ने मार्किंग कर ली। अगर कभी भी किसी भी वर्ब के पीछे एस ई एस लगा होता है तो समझ जाइए कि वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है भाई, फिफ्थ फॉर्म है। तो अगर आप समझेंगे, आपको पता है कि V1 और V5 जो होता है वो किसके स्ट्रक्चर होता है, तो प्रेजेंट सिंपल का होता है। किसका होता है, प्रेजेंट सिंपल का। अब प्रेजेंट सिंपल का जो पास्ट होगा, वो पैसिव जो होगा वो कैसे बनेगा, आपका सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट आएगा कहां, आगे। तो ऑब्जेक्ट आप लेकर आते हैं आगे और सब्जेक्ट आप लेकर जाते हैं पीछे। सबसे पहला काम पैसिव में यही होता है कि आप ऑब्जेक्ट लेकर जाते हैं आगे और सब्जेक्ट लेकर जाते हैं पीछे। तो जब आप ऑब्जेक्ट आगे लेकर आते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट को आप लेकर जाते हैं पीछे ऑब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को लेकर जाते हैं, तो किसके साथ जाता है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बाय के साथ। दूसरा काम हमेशा ध्यान रखना, यदि V1 और V5 आता है तो हमेशा उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन सी आती है, इज एम आर। कौन सी आती है आपकी, इज एम आर। और पैसिव में जो हमेशा मेन वर्ब है वो कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड। तो ये है जो आपका स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो अब देखिए, जो अगर अपना ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, आ लेटर है। आ लेटर आगे आएगा तो सबसे पहले एक एलिमिनेशन मेथड होती है। कभी भी एक्टिव पैसिव वॉइस को आप किससे सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या होती है कि जो जो अपन को मिलते जा रहा है वो हम मिलाते जा रहे हैं। जो चीज हम मिलाने में गलत लग रहा है उसे हम हटाते जाएंगे, तो वो ऑप्शन हम कैंसिल कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो। ऑब्जेक्ट आगे आएगा, अपना ऑब्जेक्ट कौन है, आ लेटर है। तो आ लेटर पहले में है, ठीक है। दूसरे में है, ठीक है। तीसरे में है, ठीक है। चौथे में है, ठीक है। उसके बाद अपना इज एम आर आना चाहिए। अगर कभी भी आर्टिकल ए लग जाता है या एन लगता है, ए और एन जो होता है वो क्या होता है, आर्टिकल कहते हैं उसे। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी भी नाउन के आगे ए और एन लग जाता है तो वो होती है हमेशा सिंगुलर। सिंगुलर मतलब वो एक। तो यहां पर जो अ लेटर लिखा है मतलब कितना लेटर है, वो एक लेटर है। और एक के लिए हमेशा क्या होता है, सिंगुलर लगता है।
और अगर आप में से आप बच्चों को नहीं पता हो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सिंगुलर कैसे पता करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, सॉरी, जिस भी हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस लगा होता है वो सिंगुलर होती है, ठीक है। तो इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है, देखो, तो आ लेटर चारों में आगे, यहां पर अपना क्या आना चाहिए, इज। अब समझो यहां पर इज आना चाहिए, तो क्या इसमें इज है, नहीं, तो ये वाला तो नहीं होगा। इसमें इज है, ये हो सकता है। क्या इसमें इज है, ये वाला भी नहीं होगा। इसमें इज है, ठीक। उसके बाद, इसके बाद कौन आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट्स की तीन फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी, देखो, एक होती है राइट, एक होती है रोट, और एक होती है रिटन। तीन फॉर्म होती हैं, राइट, रॉट, रिटन। तो तीसरी फॉर्म अपनी क्या आएगी, रिटन आएगी। चेक करो इन दोनों में, जो ये दो तो गलत हो गए, अब ये बचे। तो इसके बाद रिटन किस में, इसमें है या इसमें है, तो इसमें बीइंग आ रहा है, मतलब ये तो नहीं है। अपना जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी वाला। क्या होगा, अ लेटर इज रिटन बाय। बस आपको और आगे कोई चेक चेक भी नहीं करना है, इतने में आपका हो गया। चलिए, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम जिनको नहीं पता हो, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। पर्यायवाची, सिनोनिम का मतलब है पर्यायवाची। पर्यायवाची किसका चाहिए अपन को, ब्यूटीफुल। किसका, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल का मतलब सभी को पता होगा भाई, सुंदर। तो इसका आंसर मार्क करिए। इसके ऑप्शन है अपना अगली, सेकंड है प्लीजेंट, थर्ड है अपना प्रिटी, और फोर्थ है अपना रफ। तो ऑब्वियसली इसका पर्यायवाची जो होगा वो क्या होगा, अगली का मतलब होता है बदसूरत। ठीक, अगली का मतलब क्या होता है, बदसूरत। बदसूरत। प्लीजेंट का मतलब होता है सभ्य। ठीक, प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, और रफ का मतलब होता है, जो रफ होता है एग्जैक्टली इसको मैं क्या बताऊं, रफ ही मान लीजिए, क्योंकि इसका रफ का मतलब रफ जो खराब हो। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए कि सुंदर का पर्यायवाची ऑब्वियसली क्या होगा, सुंदर होगा, जिसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, प्रिटी कहते हैं। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, पिक द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल, जैसे ही अगर आपको आर्टिकल क्वेश्चन दिखाई देता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आर्टिकल क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ मैं बात बता रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। देखो भाई, आर्टिकल क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, आर्टिकल होते हैं अपने ए एन, और एक होता है अपना द। क्लियर है, ए एन और द, इन्हें आप क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। अब वो क्या कह रहा है, देखिए, ही इज, यहां पर ना ब्लैंक था आपके, यहां ब्लैंक है, ठीक है। तो ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका ये है, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा, कि कभी भी आप किसी का कुछ होना बताते हैं, कभी भी आप किसी का क्या होना बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए आई एम अ टीचर, तो मैं क्या कह रहा हूं, टीचर बोल रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसको समझना बहुत ध्यान से। जैसे मैंने कहा आई एम टीचर, देन मैंने कहा ही इज बॉय। ठीक, मैंने कहा
शी इज स्टूडेंट। तो पता है इसको कैसे देखा जाता है, इसे किस तरीके से देखा जाता है? इसका मतलब ये है कि ये जो आगे दिखाई दे रहा है ना, जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ये है, ये सब्जेक्ट ये है, ये सब्जेक्ट ये है। तो आई यानी मैं क्या हूं? टीचर हूं। ये क्या है? लड़का है। वो क्या है? छात्र है। यानी कोई लड़की है वो छात्र है, वो कोई लड़का है वो लड़का है, यानी ही जो है वो लड़का है। और उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी आप किसी एक व्यक्ति का कुछ होना बताते हैं, जैसे कि उसके पिताजी एमएलए हैं, वो शिक्षक है, ये लड़की जो है वो छात्र है। जब कभी भी आप ऐसा बताते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, जो आप होना बता रहे हैं ना यहाँ पर, इनके आगे हमेशा क्या आएगा? या तो अ आएगा या फिर एन आएगा, हमेशा। मतलब इसके अगर आगे में ए और एन नहीं लगाऊंगा ना, तो हमेशा ध्यान रखना वो सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये समझना। लेकिन कितने व्यक्ति का? एक व्यक्ति का। यहां पर देखो, आई एक व्यक्ति है, ही एक व्यक्ति है, शी एक व्यक्ति है। अगर एक से ज्यादा होते तो उनके लिए ए और एन नहीं लगता। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान रखना, यहां पर जो हो रहे हैं उसके लिए तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम अ टीचर, ही इज अ बॉय, शी इज अ स्टूडेंट। डन है। अब जाकर ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट हुए। क्लियर है ये चीज? अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है? ही हमेशा एक माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, और मैन भी क्या है यहाँ? सिंगुलर। ये सब सिंगुलर होने चाहिए, तब जाकर यहाँ पर ए लगता है या एन लगता है। अगर यहाँ प्लूरल हुए तो फिर ए और एन नहीं लगेगा। पहली चीज तो ये। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको फर्स्ट चेक करना है कि यहाँ पर क्या है? सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी चीज ध्यान रखना, ए और एन में बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं कि ए लगाएं या एन लगाएं। तो ध्यान रखना, ए कब लगता है और एन कब लगता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो एन कब लगता है। एन कब लगेगा? जब कभी भी ये जो नाउन होगा, नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा ना, उसका उच्चारण किससे होना चाहिए? हिंदी स्वर से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? हिंदी स्वर। हिंदी स्वर कौन कौन से? तो देखिए भाई, हिंदी स्वर हो गए जैसे कि छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए और औ। अगर ये पहला जो एन कब लगता है? एन यानी जिस भी वर्ड के साथ ये लग रहा है ना, उसका पहला लेटर यदि हिंदी स्वर है और उसका उच्चारण करने पर या तो अ आ ई उ ए ऐ ओ औ आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लगाओगे? एन। अब यहां पर इसे आप पढ़ोगे ना, तो ये क्या पढ़ते हैं? हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं। इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, हमेशा ध्यान रखना। हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, हॉनेस्ट गलत है। ऑनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, क्या पढ़ा जाता है? ऑनेस्ट। क्या पढ़ा जाता है? ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ध्यान रखना। तो ओ वर्ड आ रहा है, देखिए प्रोनाउंस करने पर ओ वर्ड आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ओ आ रहा है तो ऑब्वियसली हम क्या लगाएंगे? यहाँ एन। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्लियर है? दा कब आएगा? जब ये सिंगुलर की बात और दूसरे सेंस में भी आता है, जब मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर आएगा तो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी किसी व्यक्ति का कुछ होना बताते हैं ना, ऐसी स्थिति में क्या लगाते हैं? ऐसी स्थिति में हमेशा ए और एन बताते हैं। क्लियर है? और एन कब लगाया जाता है? जब हिंदी स्वर से उच्चारण होना चाहिए उस वर्ड का। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे ना, तो इसे पढ़ने पर आपको हॉ नहीं ऑ से स्टार्ट होगा, और ऑ के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा एन ही लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म। सही फॉर्म के साथ हमको इसे फिल करना है। शी। अब यहां पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको बता देता हूं, इसे थोड़ा सही कर देता हूं। क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा है, देखो क्वेश्चन ऐसा है, शी ब्लैंक, शी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे।
देखो इसका एक बहुत प्यारा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इसे ध्यान से देखो, समझना। देखो एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, पहली चीज तो ये है कि जो आपकी मेन वर्ब होती है ना, जैसे मैंने लिख दिया रीड, बस आप लोग इतनी चीज समझिए, और मैंने लिख दिया रीड्स, ठीक। उसके बाद जैसे मैंने लिख दिया राइट, और एक में लिख दिया मैंने राइट्स। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही मैंने लिखा रन, एक में लिख दिया रन्स, ठीक है। एक में लिखा कम, तो लिख दिया कम्स। अगर आपको इतना नहीं पता कि कौन सी फॉर्म क्या है, तो बस आप इतना समझो कि एक वर्ब ऐसी होती है जिसमें एस नहीं है, और एक वर्ब ऐसी होती है जिसके लास्ट में एस आता है। देखो जैसे कि रीड रीड्स, राइट राइट्स, रन रन्स, कम कम्स। क्लियर है इतना? अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, देखो इन्हें आप क्या कहते हैं, तो इन्हें आप कहते हैं मेन वर्ब। इन्हें आप कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब जो आप काम करते हैं वो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो भाई जिसके पीछे एस नहीं होता, ये पहचानने का तरीका है। वो मेन वर्ब कैसी कहलाती है, प्लूरल। और ऐसी ऐसी मेन वर्ब जिसके पीछे एस होता है, वो अपनी क्या कहलाती हैं, सिंगुलर। ये बहुत अच्छी ट्रिक है मालूम है, जिससे आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। ये केवल ऐसी पहचानी जाती है जिसके लास्ट में एस है, एस फॉर सिंगुलर, और एस फॉर जिसके लास्ट में आए वो सिंगुलर मेन वर्ब, और जिसके लास्ट में एस ना आए वो होती है अपनी प्लूरल। पहली चीज। अब ये बात क्यों कह रहा हूं, देखो समझो। एग्जैक्टली ना एक कॉन्सेप्ट काम करता है, एक कॉन्सेप्ट काम करता है इंग्लिश में, और वो कॉन्सेप्ट है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, शुरुआत में कौन आता है, सब्जेक्ट। उसके बाद कौन आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कौन आती है मेन वर्ब, और उसके बाद जो आता है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है आप सभी को? तो कहा क्या जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आपका सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से ही कौन लगती है हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के हिसाब से ही कौन लगती है मेन वर्ब। लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट कभी नहीं लगता। ये हिसाब से लगने का मतलब क्या है, तो हिसाब से लगने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। अच्छा, सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे पहचाना जाता है, तो देखो अगर आपके इसमें कभी ऐसा लिखे आए आई, ही, शी और इट, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, सिंगुलर कहलाते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपका जो है ये, अगर मान लीजिए कि आपका जो ये सब्जेक्ट है वो कैसा आए, प्लूरल आए। प्लूरल बोले तो कैसा, मान लीजिए या तो आए वी, या आए आपका वी आए, यू आए, या फिर क्या आए, दे। तो ये क्या माने जाते हैं, आपके प्लूरल माने जाते हैं। तो दो प्रकार के सब्जेक्ट आ सकते हैं, या तो सिंगुलर या प्लूरल, और यही आते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपके इसमें हेल्प जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, और मेन वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। और मान लीजिए कि अगर आपकी जो वर्ब है वो कैसी है, प्लूरल है, सॉरी सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, और आपकी मेन वर्ब भी प्लूरल। समझना है ना? तो अभी मैंने क्या समझा है कि अगर आपकी मेन वर्ब को कैसे पहचानोगे सिंगुलर है, तो जिसके लास्ट में क्या लगाओ, एस लगाओ। जिसके लास्ट में क्या लगा हो, एस लगा हो, वो आपकी होती है सिंगुलर। और जिसके लास्ट में एस नहीं है, वो होती है प्लूरल। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ये सिंगुलर होते हैं और ये प्लूरल होते हैं। अब समझाना क्या चाहता हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो एग्जैक्टली exactly क्या होता है इसमें, समझिए। एग्जैक्टली क्या होता है कि जो मैंने आपको समझाया कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है,
तो आपकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर होगी। देखो कैसे, वो समझो। तो मान लीजिए कि अगर मैंने यहां पर शी लिखा, सुनना मेरी बात, और यहां मैंने रन और रन्स लिखा, तो ध्यान से समझना इस चीज को। तो शी कैसा है आपका, शी क्या है पहले तो ये देखो, ये है सब्जेक्ट। रन और रन्स क्या है आपकी, मेन वर्ब है। और जस्ट मैंने आपको बताया कोई भी सेंटेंस हो, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगती है। सब्जेक्ट के हिसाब से का मतलब है, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है वो भी प्लूरल रहेगी। तो आप मुझे ये बताइए कि जो शी है वो क्या है, तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया जो शी है वो क्या है, सिंगुलर। और जब शी सिंगुलर है तो मुझे पता है सब्जेक्ट के हिसाब से ये भी सिंगुलर लगनी चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया, तो कैसे पहचानते हैं मेन वर्ब की वो सिंगुलर है प्लूरल है, तो जिसके पीछे एस है वो सिंगुलर, और जिसके पीछे एस नहीं है वो क्या है, प्लूरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शी रन्स। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई दे के बाद मैंने कहा दे रीड, और एक मैंने लिखा दे रीड्स, दे रीड्स या रीड न्यूज़पेपर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहले मार्किंग करके देखो क्या क्या है भाई। तो दे क्या है, अपना सब्जेक्ट है। अगर आप रीड और रीड्स की बात करें तो ये क्या है, आपकी मेन वर्ब है। और यदि आप न्यूज़पेपर की बात करो तो न्यूज़पेपर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसे समझने की कोशिश कीजिए कि जो सब्जेक्ट है आपका, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि सब्जेक्ट को पहचानना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो दे लिखा हुआ है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका दे होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, आपका प्लूरल हो गया। और अगर ये प्लूरल है तो ये भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। मैंने आपको बताया जिसके साथ में एस होता है वो मेन वर्ब क्या होती है, सिंगुलर, और जिसके साथ में एस नहीं होता वो होती है प्लूरल। और रूल क्या कहता है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब होगी। तो यहां पर जो मेन वर्ब है वो कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। तो आंसर अपना क्या होना चाहिए, यहां पर रीड होना चाहिए, दे रीड। मैं समझ पा रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है ये चीज। अब हम चलते हैं, कुछ मैं बात बता रहा हूं हमेशा ध्यान रखिएगा, और वो क्या है, देखो हमेशा क्या ध्यान रखोगे। ओके, यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसे ध्यान से देखिएगा। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे ध्यान से देखना। अगर आपको कभी भी सेंटेंस में कुछ शब्द में लिख रहा हूं उसे ध्यान से देखना, जैसे कि कोई शब्द दिख जाए, डेली, डेली वर्ड दिख जाए, या आपको वर्ड दिख जाए एवरीडे, या आपको दिख जाए क्या, एवरीडे, या आपको दिख जाए समटाइम, ठीक है, या आपको दिख जाए सेल्डम, या आपको दिख जाए ऑफनली, या आपको दिख जाए फ्रीक्वेंटली, या आपको दिखे रेयरली, या वर्ड दिखे बैरली, या फिर आपको दिखे नेवर। भाई ये जितने भी शब्द हैं इन सभी शब्दों को कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन आपको अभी ये नहीं जानना है, आप तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दें, जितने भी शब्द मैंने आपको लिख कर दिए हैं, ये सेंटेंस में आपको दिखाई दे, सेंटेंस में पीछे भी आ सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी आ सकते हैं। तो आप दो जगह देखिएगा, या तो सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद, दो ही जगह दिखाई देते हैं। अगर ये शब्द आपको दिखाई दें तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो V1 V5 है वो क्या है, जैसे रन और रन्स, रीड रीड्स, ये V1 V5 वही है, रीड रीड्स, रन रन्स, इस तरीके से। तो अगर ये शब्द आपको किसी सेंटेंस में दिख जाए
तो ये शब्द केवल और केवल किसके साथ लगते हैं? आपके प्रेजेंट के सिंपल के साथ, मतलब एस और ईएस वाली मेन वर्ब आनी चाहिए। अब यहां पर समझने की जरूरत है भाई। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या आईएनजी वाली होती है? नहीं होती। क्या ये वाली होगी? नहीं होगी। या तो एस वाली आएगी या बिना एस वाली आएगी। अब इन दोनों में से पहले ये चेक करो कि ये सिंगुलर है या नहीं। तो शी कैसा है? सिंगुलर है। मैंने बताया आपको शी कैसा है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था सिंगुलर है। तो इसके साथ आपका क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। ये है आपकी सिंगुलर मेन वर्ब और ये है आपकी प्लूरल मेन वर्ब। तो आना क्या चाहिए आपका? गोज आना चाहिए। सही आंसर होगा शी। जस्ट अ मोमेंट। सही आंसर आएगा आपका क्या? शी गोज टू स्कूल एवरी डे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है, जैसे सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, तो एंटोनिम्स का मतलब होता है अपना विलोम शब्द। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। विलोम शब्द। तो किसका विलोम शब्द? पोलाइट वर्ड का। पोलाइट का मतलब क्या होता है? नम्रता। नम्रता या विनम्रता। विनम्रता। नम्रता या विनम्रता। ठीक। तो इसका क्या होगा भाई बताइए। तो काइंड का मतलब क्या होता है? काइंड का मतलब होता है दयालुता। 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 जेंटल का मतलब क्या होता है भाई? जैसे जेंटल, जेंटल का मतलब होता है, अगर इसे कहेंगे आप तो विनम्र होता है। एग्जैक्टली क्या होता है? विनम्र। रूड का मतलब क्या होता है? तो रूड का मतलब होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा बुरे तरीके से व्यवहार करते हैं, है ना? बुरा व्यवहार भी आप कह सकते हैं। बुरा व्यवहार। और हम्बल का मतलब क्या होता है? हम्बल का मतलब होता है बहुत ही प्यार से। बहुत प्यार से। ठीक। बहुत आदर से। बहुत विनम्रता पूर्वक। बहुत ही विनम्रता पूर्वक। तो हमें इसका क्या करना है? नम्रता या विनम्रता का अपोजिट वर्ड। ऑब्वियसली दयालुता होगी नहीं, क्योंकि दयालुता से संबंधित ही नहीं है। अगर आप बात करेंगे तो बुरा व्यवहार, तो इसका बुरा व्यवहार भी नहीं हो सकता। सॉरी, जेंटल भी नहीं हो सकता विनम्र, और हम्बल भी नहीं हो सकता। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? रूड होगा, यानी बहुत ही बुरे व्यवहार से। ये बहुत नरम व्यवहार, बहुत अच्छे सभ्य तरीके से, और ये है बहुत बेकार तरीके से। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा यानी विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? आपका रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। विच वन इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनमें से कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है? बहुत इजी है भाई। देखो, हमेशा ध्यान रखना इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आप क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जिसमें क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं या क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न पूछना, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं आप? इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमेशा ध्यान रखना, एक बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूँ, छोटी सी चीज है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के सबसे लास्ट में आपको कौन सा चिन्ह दिखेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इंटरोगेटिव साइन। अगर जिसमें इंटरोगेटिव साइन हुआ, डैम श्योर है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर ये नहीं है, मान लो ये नहीं है,
तो भाई वो भले ही वेयर, व्हाट, हाउ, हाउ मैनी से शुरू हो जाए, लेकिन वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक वहां इंटरोगेटिव साइन ना हो, जब तक कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो क्या इसमें है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या इसमें है इंटरोगेटिव साइन? नहीं है। क्या इसमें है इंटरोगेटिव साइन? नहीं है। आपके इंटरोगेटिव साइन जो है वो किसमें है? बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये सभी बता सकते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का मतलब है कि सही जो एनवायरमेंट की स्पेलिंग है वो आपको बतानी है। तो कौन सी होगी? देखो, एनवायरमेंट की स्पेलिंग जो होती है वो होती है आपकी, तो आप मैच कर लो, पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ दम नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द चाइल्ड इज प्लेइंग विद अ टॉय। क्या करना है? आइडेंटिफाई द नाउन। नाउन पता करना है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाउन क्या होता है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो इंसान हो, जानवर हो, दिखता हो, नहीं दिखता हो, सजीव हो, निर्जीव हो, यहाँ पर जितनी चीजें धरती पर हो, ब्रह्मांड में हो, जितनी भी चीजें, वो सब चीजें आपकी क्या कहलाएंगी? नाउन कहलाएगी। हमेशा ध्यान रखना। दूसरी चीज और मैं बता रहा हूं, देखो, अगर आपको इसमें पहचानना है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। और इज आ रहा है तो आपका क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब। और V1 प्लस ING आ रहा है तो वो है अपनी मेन वर्ब। और जो ये आर टॉय है, ये विद जो है ना, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है। और आर टॉय जो है वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ये इंग्लिश में जो आप सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो मैं आपको समझा रहा हूं, उसे समझिएगा। भाई, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए कि नाउन मतलब संज्ञा, मतलब किसी भी चीज का नाम, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, बहुत प्यारी ट्रिक बता रहा हूं। हमेशा हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जहां जहां नाउन लगता है ना स्ट्रक्चर में, सेंटेंस में, नाउन केवल दो ही जगह आता है। एक तो आता है आपके किस जगह पर? सब्जेक्ट की जगह पर। और एक आता है आपके ऑब्जेक्ट की जगह पर। क्लियर है ये चीज? कहां कहां आता है? दो जगह। नाउन पूरे सेंटेंस में कितनी जगह आता है? दो जगह, एक सब्जेक्ट की जगह और एक ऑब्जेक्ट की जगह। बस आपको क्या करना है, यहां पर देखो भाई, मतलब ये भी क्या है? अपना नाउन है। और ये भी क्या है? अपना नाउन है। अब देखो, इन दोनों में से कोई ऑप्शन में दिया है क्या? चाइल्ड या टॉय? तो भाई चाइल्ड और टॉय, ऑब्वियसली चाइल्ड दिया है तो चाइल्ड इज नाउन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो क्या है? करेक्ट। ये वाला बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेपोजिशन। इनमें से प्रेपोजिशन कौन सा है? तो देखो, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उसे ध्यान से देखिए। एग्जैक्टली क्या होता है ना, कुछ चीजें बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एडवर्ब की पहचान बता रहा हूं। यानी 80 टू 90% केसेस में एडवर्ब को पहचाना कैसे जाता है? जिसके लास्ट में आपको क्या दिखाई देता है? एडवर्ब वो शब्द होते हैं जिनके लास्ट में एलवाई होता है, वो आपके सॉरी एडवर्ब होते हैं। पहली चीज। दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा ध्यान रखिएगा, अगर जो वर्ब होगी ना, तो वो आपको समझ में आएगी, उसकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन उसमें आपको क्या दिखाया जाएगा? कोई भी काम। और इंग्लिश में काम कुछ भी हो सकता है। कैसे? लिखना, दौड़ना, भागना, देखना, बोलना, इवन खाली बैठना भी एक इंग्लिश में काम है। और उस काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। इसकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन एडवर्ब की पहचान है लास्ट में एलवाई होना। ये बात क्लियर है भाई? उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा,
आपका एक वर्ड होता है एडजेक्टिव, उसके बाद एक वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। अच्छा, पहले बात तो ये है कि इसे एडजेक्टिव नहीं पढ़िएगा, इसमें डी को नहीं पढ़ा जाता, तो क्या पढ़ा जाता है, एडजेक्टिव, पहली चीज। दूसरी चीज, एडजेक्टिव जो होते हैं ना, जैसे कि खुशी, दुख, खुश, लंबा, ऊंचा, काला, सफेद, गोल, ये सब इस तरीके के, यानी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। तो जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें आप विशेषण यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलो अब अपन यहां पर देख लेते हैं। तो क्या होगा कि स्लोली वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में, एलवाई, हमें क्या बताना है भाई, प्रेपोजिशन बताना है। क्या बताना है, प्रेपोजिशन। तो एलवाई वाला वर्ड तो एडवर्ब होता है, ठीक है। दूसरा, बिसाइड, समझ में नहीं आएगा, अभी रुको। रन, कोई ना कोई काम है, और काम होना, काम मतलब दौड़ना एक काम है, और काम का मतलब क्या है, वर्ब। और हमसे पूछा क्या गया है भाई, हमसे प्रेपोजिशन पूछा, मतलब ये तो है नहीं। हैप्पी क्या है, हैप्पी यानी होता है खुश, खुश होना, दुखी, खुशी, लंबा, चौड़ा, ये सब जो होते हैं आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है, प्रेपोजिशन। और ऑब्वियसली बिसाइड विल बी द, क्योंकि एक आंसर तो सही है। बिसाइड का मतलब होता है, एक सेकंड, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, के बगल के लिए बहुत सारे वर्ड्स प्रेपोजिशन इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो होता है बिसाइड, दूसरा होता है बाय। बाय का इस्तेमाल भी किस अर्थ के लिए करते हैं, के बगल में के लिए। उसके बाद एक प्रेपोजिशन और है, जस्ट अ मोमेंट, एक प्रेपोजिशन और है जिसे आप कहते हैं नेक्स्ट टू। क्या कहते हैं भाई, नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू के हिसाब से भी बिसाइड का मतलब के बगल में होता है। तो मैं ये जहां तक जानता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। प्रेपोजिशन की कोई पर्टिकुलर पहचान नहीं है, जिस जिसकी थी वो मैंने आपको बताई, तीनों को हटा दिया, जो बचा हमारा वो प्रेपोजिशन था। क्लियर है भाई, चल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, द टेंस इज। इसमें पूछा है कि कौन सा टेंस और कौन सा सेगमेंट है। बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूं, उसे ध्यान से देखिए, समझना इस बात को जो मैं समझा रहा हूं, देखो। कभी भी आपको ना, ये बेसिक बता रहा हूं, कभी भी आपको टेंस पहचानना है, क्या पहचानना है, टेंस पहचानना है, तो आपको ना हमेशा किसकी तरफ फोकस करना होगा, हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उसकी तरफ आप क्या कीजिए, फोकस कीजिए। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा किस प्लेस पर आती है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस में किस प्लेस पर आती है भाई, सेकंड प्लेस पर आती है, ये देख लीजिए। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस नंबर पर है, एक तो हो गई है 1, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो किस नंबर पर है, सेकंड, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारी है। तो हम इसको देखकर बताएंगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, पहली चीज। दूसरी चीज, हेल्पिंग वर्ब, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब यदि इज, आई, एम आई, या आई आर, या फिर आपको दिखाई दे हैज, या फिर दिखाई दे हैव, और ये भी ना दिखाई दे तो आपको दिखाई दे डू, या दिखाई दे डज। अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, भाई समझ जाइएगा कि कौन सा टेंस है, तो वो टेंस होता है आपका प्रेजेंट। कौन सा टेंस होता है, तो वो होता है आपका प्रेजेंट का टेंस। क्लियर है, कौन सा टेंस है वो, प्रेजेंट का टेंस है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये चीज आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना कौन सा टेंस है भाई, तो प्रेजेंट का टेंस है। दूसरी चीज आपको क्या समझना है, सेगमेंट। सेगमेंट भी समझा रहा हूं मैं आपको, उसको भी समझिएगा। तो सेगमेंट क्या होते हैं, तो वो सेगमेंट होते हैं आपके जो चार मैंने आपको बताए भी हैं इससे पहले, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार सेगमेंट होते हैं। तो भाई एक बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। सेगमेंट
अगर किसी में भी बीन के साथ V1 प्लस आईएनजी लिखा हो, बीन के साथ V1 प्लस आईएनजी लिखा हो, समझ जाना कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? अच्छा, सेगमेंट हम कैसे देखते हैं? तो सेगमेंट देखने के लिए आपको किसको देखना पड़ेगा? तो सेगमेंट देखने के लिए आपको मेन वर्ब को देखना पड़ेगा। तो टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब और सेगमेंट के लिए मेन वर्ब। तो हमारे पास ये समझ में आया, देखो ये हो गई हमारी कौन, जो हैज है वो आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और जो बीन के साथ आईएनजी आ रहा है वो हो गया आपका मेन वर्ब। तो ये बताएगा आपको सेगमेंट और ये बताएगा आपको टेंस। जैसा कि आप जानते हैं हैज जो है, मैंने अभी आपको बताया ये कौन सा टेंस है, तो ये है आपका प्रेजेंट। और मैंने आपको बताया बीन के साथ आईएनजी आता है, वो कौन सा होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मुझे बताइए ये कौन से टेंस का बन गया? ये बन गया है परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऑप्शन देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट है क्या? नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा? सी वाला, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है सभी को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के आपको सही चूज करना है कि इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसमें। तो सबसे पहले ये समझो, ये रिपोर्टेड स्पीच कौन से टॉपिक का है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है नरेशन टॉपिक में। ठीक है, नरेशन टॉपिक जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है। दो तरीके के सेंटेंस बनते हैं। एक बनता है आपका कौन सा? डायरेक्ट। मैं बता रहा हूं आपको, समझिएगा। एक बनता है आपका डायरेक्ट। तो दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। दो तरीके के स्पीच होते हैं। इसकी मैं पहचान बता रहा हूं, कैसे पहचानते हैं कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट। समझो, अगर किसी सेंटेंस में कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दिया तो वो समझ जाना कि कौन सा सेंटेंस है? डायरेक्ट। यहां देखना आप, अगर ये आया है तो वो कौन है? डायरेक्ट। और अगर ये नहीं आया, ऐसा सीधा से सिंपल आ गया सेंटेंस, साधारण सा, कुछ भी नहीं है इसमें, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट। तो पहचान समझ लो पहले कि जिसमें कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आया वो कौन सा स्पीच होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है। ये बात क्लियर है? तो हमें जो प्रश्न दिया है, देखो यहां पर कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब जो दिया हुआ सेंटेंस है वो किसमें दिया है? डायरेक्ट में। इसमें हमें चेंज किसमें करना है? इसमें। क्लियर? दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, इसे कैसे करेंगे बताता हूं। देखो, जो ये कॉमा के पहले सेंटेंस होता है ना ही ये चेंज होता है। अगर शी लिखा है तो नीचे भी शी आएगा, और सेड लिखा है तो सेड आएगा। अगर सेड के साथ टू लिखा होता तो चेंज होता, और अगर सेड के साथ या सेड की कोई भी फॉर्म के साथ टू नहीं लिखा तो मतलब चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये दो वर्ड तो हमेशा सेम आएंगे। ठीक है, तो देखें शी किस किस में आ रहा है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब चारों में है। सेड, सेड ही आना चाहिए। तो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, लेकिन थर्ड में है क्या? नहीं। फोर्थ में है क्या? नहीं। तो ये दो तो चले गए। अब बचे कौन? ये। कभी भी जब इसको हटाते हो ना, तो इसको हटाने के बाद आता है हमेशा दैट। तो इसमें भी दैट, इसमें भी दैट। क्लियर है? और उसके बाद ध्यान रखना, यहां कभी भी आए आए, ध्यान से देखो, यहां कौन है आपका? आए। जब कभी भी यहां आए आता है ना, तो जो यहां लिखा होता है ना वही इसके नीचे आता है। तो यहां शी लिखा है तो शी आ गया। अब मान लीजिए यहां ही होता तो यहां ही आएगा। यहां कुछ भी लिखा हो वो यहां आएगा। तो चेक करते हैं, दैट के बाद शी आया है, इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरी बात, चलो ठीक है, अभी भी ठीक है, कभी भी यहां अगर इज एम आर प्रेजेंट का आए तो वो हमेशा किस में चेंज होता है? वॉज और वर में। किसमें चेंज होता है? वॉज और वर। तो देखो इन दोनों में से वॉज वर किस में आ रहा है? इसमें या इसमें? इसमें आ रहा है, मतलब इसमें नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन ए। हमेशा
इज एम आर चेंज होता है वॉज वर्ब में, ये ध्यान रखना। अगर मान लीजिए, ये मैं आपको लिखवा दे रहा हूं कि अगर आपके, एक सेकंड रुकिएगा, आपको और बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें यदि इज एम आर आया है, तो आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा उसमें वॉज और वर्ब हो जाता है उसका। देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर, हमने कैसे पहचाना कि ये डायरेक्ट स्पीच है भाई? क्योंकि इसमें कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा था। तो इज एम आर का किस में चेंज होता है? वॉज वर्ब। तो इसमें तो एम का इज कर दिया था, तो वो नहीं होगा, वॉज और वर्ब होगा। तो ऑप्शन अपना कौन सा है? बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अनेकार्थी शब्द जो होते हैं, एकार्थी अनेकार्थी शब्द, वो हैं अ पर्सन, व्यक्ति जो पढ़ाता है। ऑब्वियसली सभी जानते हैं, डॉक्टर तो नहीं है, फार्मर नहीं है, टीचर है, इंजीनियर नहीं है। तो जो पढ़ाता है उसे आप क्या कहते हैं? टीचर ही कहते हैं। क्लियर है ये चीज? ये तो बहुत इजी था। इसको देखिए, इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। उसने बोला है कि चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सही हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से रखिएगा। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 1 ध्यान रखो क्या है। देखो, हमेशा ध्यान रखो कि अगर कभी भी नाव जैसा वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आए? नाव। नाव का मतलब होता है अभी। क्या होता है? अभी। ये वाक्य के आगे भी आता है। आगे मतलब कैसे? या तो नाउ शुरू में हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका स्ट्रक्चर सेंटेंस आएगा, ऐसा लिखा आ सकता है। या फिर सेंटेंस पहले आएगा और नाउ जो है वो लास्ट में लिखा आ सकता है। ये हो गया अपना सेंटेंस। क्लियर है भाई? ये हो गया अपना सेंटेंस। डन। दूसरी चीज, जब ये नाउ लिखा आता है ना, इसको एक चीज और कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर यही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक। दूसरी चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ मैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा साफ लिखता हूँ। तो यहां आता है अपने क्या? सेंटेंस। तो नाउ जो है या तो वाक्य की शुरुआत में लगता है, या फिर कहां लगता है? आपकी वाक्य के लास्ट में। तो सेंटेंस आ गया पहले, और उसके बाद आएगा आपका, ये हो गया अपना। ऐसे लगता है, या तो सेंटेंस के आगे लगेगा या पीछे लगेगा। लेकिन नाउ जब कभी भी आता है, हमेशा ध्यान रखना, नाउ कभी भी आता है तो वो हमेशा उसमें क्या देखना है आपको? या तो इज होना चाहिए, या एम होना चाहिए, या आर होना चाहिए, और उसके साथ वी वन प्लस आई एन जी जरूर। ये दो चीज देखना है। क्या देखना है? या तो इज होना चाहिए, एम होना चाहिए, या आर होना चाहिए, उसके साथ वी वन प्लस आई एन जी। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? तो हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने कैसे पकड़ा? तो ये नाव से पकड़ा भाई। अगर नाव जो है वाक्य के आगे पीछे आता है और कौन से सेंटेंस के साथ आता है, तो इसे बोलते हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। आपको किसको फोकस करना है? इज एम आर के साथ आईएनजी। तो आप देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्त, वो ऐसा है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। वो है ऐसा, ही इज वॉचिंग, ही इज वॉचिंग टीवी नाउ। अब देखो, अगर आपको समझ में आए तो ये क्या है? ये आपका पूरा सेंटेंस है। क्लियर है? ये क्या है? सेंटेंस है। हमेशा मैंने आपको क्या कहा? या तो नाउ सेंटेंस के पीछे आएगा या फिर आगे आएगा। इसमें पीछे आया है, ऐसा है। आप नाउ किसके साथ लगाते हैं? इज एम आर वी वन प्लस आई एन जी। ये वी वन प्लस आई एन जी तो है, लेकिन यहां क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए, एम आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो ही के साथ हमेशा क्या लगता है? इज लगता है। ऑप्शन कौन सा है मेरे दोस्त? बी।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना 14। इनमें से ये बताना है कि कौन सा जो है सेंटेंस सही है ग्रामर के हिसाब से। ठीक है, ग्रामर के हिसाब से जो है वो सही है। देखो, अब इसमें मैं आपको दो कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। ठीक है, और वो क्या होगा? देखो, पहली बात, नंबर की यदि मैं बात करूं इंग्लिश में तो दो ही प्रकार के नंबर लिखे जाते हैं। एक होता है आपका सिंगुलर और एक होता है आपका प्लूरल। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। अब यदि चाइल्ड एक वर्ड है तो एक बच्चा, चाइल्ड मतलब बच्चा, तो अगर एक बच्चा होगा तो उसे आप कहेंगे चाइल्ड। अगर मैं इसके प्लूरल को बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? चिल्ड्रन। क्या बनाऊंगा? चिल्ड्रन, यानी बहुत सारे बच्चे। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन वाले प्लूरल का भी प्लूरल बना देते हैं। वो कैसे? वो ये कर देते हैं, इसका प्लूरल क्या बना देते हैं? चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस। तो हमेशा ध्यान रखना, प्लूरल का प्लूरल नहीं होता भाई, खुद ऑलरेडी प्लूरल है, तो हमेशा ध्यान रखना चिल्ड्रंस नहीं होगा। प्लूरल जो होता है वो चिल्ड्रन होता है, सिंगुलर जो होता है वो चाइल्ड होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज समझिएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। कभी भी अगर आपको किसी सेंटेंस में V1 प्लस ing दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है? V1 प्लस ing, तो उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है, प्रेजेंट के लिए बता रहा हूं मैं ये चीज, पास्ट के लिए अलग होगी। तो क्या लगती है V1 प्लस ing के साथ? क्या लगती है आपकी? इज एम आर। ये प्रेजेंट के लिए है। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक, ऐसा नहीं हो सकता इज एम आर के बाद V1 प्लस ing नहीं आकर कुछ और आ जाए, ऐसा नहीं होता, हमेशा V1 प्लस ing आता है इज एम आर के बाद। डन। चल, अब ये दो कॉन्सेप्ट के बाद हम ग्रामर चेक करते हैं। पहले ये बताओ कि चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस होता है? नहीं होता, लेकिन इन्होंने तो चिल्ड्रंस लिखा है, मतलब सेंटेंस तो यही गलत हो गया। क्लियर? दूसरी चीज, चाइल्ड होता है? जी होता है। चाइल्ड के साथ इज लगता है? होता है, लेकिन इज एम आर के साथ तो V1 प्लस ing होता है, और इसमें ing तो लगा ही नहीं है, मतलब ये भी गलत। उसके बाद द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन सही है, लेकिन चिल्ड्रन तो बहुत सारे होते हैं, और हमेशा ध्यान रखना चाइल्ड के साथ लगता है इज और चिल्ड्रन के साथ लगता है आर। तो यहां मुझे बताओ, तो चिल्ड्रन के साथ तो आर आना चाहिए था, मतलब ये भी गलत। अब यहां देखो, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस तो नहीं है, इतना सही है। चिल्ड्रंस के साथ, चिल्ड्रन के साथ क्या लगता है? आर, ये भी सही है। और इज एम आर के साथ क्या लगता है? आईएनजी, मतलब ये आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? आंसर डी। क्लियर है ये सभी को? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 15, ये जो है एक थोड़ा सा नॉलेज वाला क्वेश्चन है। कहने का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, यानी जो अपना इंग्लिश भाषा है उसकी कुशलता अगर हमको लानी है, स्किल हमें अपने हासिल करनी है, यानी इंग्लिश बोलना सीखना है या इंग्लिश भाषा के बारे में जानना है, बोलना सीखना है, तो हमें क्या क्या करने की जरूरत है? केवल लिखने से काम होगा, या रीडिंग और राइटिंग पढ़कर और लिखकर काम होगा, या फिर सुनना है, फिर बोलना भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है, या सिर्फ उसके ग्रामर से काम हो जाएगा? तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि ये सब अकेले काम, ये सभी काम करने होंगे, यानी सुनना भी होगा, बोलना भी होगा, पढ़ना भी होगा और लिखना भी होगा, तभी जाकर आप इंग्लिश भाषा के बारे में उसमें कुशल हो पाएंगे, सीख पाएंगे, जान पाएंगे। तो हमारे जो ये एमसीक्यूज है ना, ये क्वेश्चन जो है, ये आपके एमसीक्यूज सीरीज चल रही है जो कि एमपी टेट के लिए, विशेष एमपी टेट के लिए। ठीक है, तो मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, और अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल पूछिएगा, उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स या फिर नेक्स्ट उसमें आपको वीडियो में दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और प्लीज सपोर्ट करें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।